हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस सेशन में, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी क्लास 11th की द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर 1 है स्टार्ट करवा रखा है। सो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बींग्स तक करवा दिया था। सो आज मैं आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड करवाने जा रही हूँ। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और चलिए स्टार्टेड। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? सो डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी। ठीक है, कि वर्ल्ड में कितनी वैरायटी है, लिविंग में कितनी वैरायटी है। इसी में एक टर्म आती है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। ओके, और डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ में अलग अलग वैरायटी। ओके, लाइफ में अलग अलग वैरायटी की कितनी वैरायटी लाइफ में, कितनी वर्ल्ड में वैरायटी है। ओके, और इससे हमें क्या मिलता है? ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड होती है, ये इन्वॉल्व होती है प्लांट्स, एनिमल्स and microbes. These are involved in plants, animals and microbes. Okay, और इनमें से प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं, ये होते हैं काउंटेबल। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर काउंटेबल। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं काउंटेबल होते हैं, हम इनको गिन सकते हैं। और अब मैं कह रही हूँ कि डाइवर्सिटी का मीन्स वैरायटी होती है। अब आप उस वैरायटी में क्या देखते हो? आप उस वैरायटी में देखते हो साइज़, कलर, ओके, उसकी हैबिटेट, एक्स्ट्रा, ये सब देखते हो। ठीक है, वैरायटी यही तो होती है कि उसका साइज़ के कलर क्या है। ओके, प्लांट्स का साइज़ क्या, प्लांट्स का कलर क्या है, हैबिटेट। ठीक है, सो ओके, सो एक और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको नीट का भी करवाती हूँ। सो इसमें इस सेशन में या फिर जो मैं आपको क्लास 11th का पढ़ाती हूँ, उसमें मैं आपको नीट के लेवल का भी करवाती हूँ। ठीक है, सो जो बायोलॉजी टर्म है, जो बोलते हो बायोलॉजी, ये दी थी आपकी थियोफ्रास्टस एंड लैमार्क ने दी थी। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी टर्म है, इन दोनों साइंटिस्ट ने तो दी थी, बोथ ऑफ देम गिव्स टर्म बायोलॉजी। लेकिन जो है नॉर्मन मेयर ने यूज़ किया था टर्म बायोलॉजी को। नॉर्मन मेयर ने यूज़ किया था टर्म बायोलॉजी को, और इन्होंने गिव कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, और इन्होंने कंसेप्ट दिया था हॉटस्पॉट का। मैं आपको बताऊंगी कि हॉटस्पॉट क्या होता है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, और एक साइंटिस्ट और है, वॉल्टर डी रोजन। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने पॉपुलैरिस दी थी बायोलॉजी टर्म को। पॉपुलैरिस टर्म बायोलॉजी, यानी कि थियोफ्रास्टस एंड लैमार्क ने तो दी थी टर्म, गिव्स टर्म बायोलॉजी, और नॉर्मन मेयर ने यूज़ किया था इस बायोलॉजी टर्म का, और वॉल्टर डी रोजन ने पॉपुलैरिस की थी बायोलॉजी टर्म को। ओके, और इन्होंने बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वॉल्टर डी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन की थी।
ठीक है, एक्सप्लेन की थी। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मिलियन स्पीसीज़ है इस वर्ल्ड में, और कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कितने प्लांट्स, एनिमल्स, ये बताऊंगी। ठीक है, सो आपके अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम देखते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीसीज़ को। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी रिप्रेजेंट्स ए स्पीसीज, रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीसीज को। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, डिफाइन मैं बोल रही हूँ। ऐसा होता है कि 5 to 30 मिलियन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट पे, अवर प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 5 to 30 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन अवर प्लैनेट। ठीक है, 5 से 30 मिलियन। ओके, सो 5 से 30 मिलियन तक के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अपने प्लैनेट पर, जिसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन में, 1.87 मिलियन से 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन टिल येट। ठीक है, 1.7, 1.2, 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अभी तक हम जानते हैं, नॉन टिल येट। ओके, और 1.25 मिलियन, मैं मिलियन को एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सो 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं और 1.025 मिलियन इंसेक्ट्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। ओके, आप याद कर लीजिएगा, ये आपके 11th बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। 1.25 मिलियन एनिमल्स, 1.025 मिलियन इंसेक्ट्स एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स। अब मैंने आपको कहा था कि नॉर्मन मेयर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने हॉटस्पॉट के बारे में कंसेप्ट दिया था। सो हम देख लेते हैं हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट, सो आपका हॉटस्पॉट होता है एरिया विद मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट वो होता है जिसमें, वो एरिया होता है हॉटस्पॉट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, हमको मिलती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, टोटल इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट है? 34। कहीं आपको 36 भी मिलेंगे और कहीं आपको 38 भी मिलेंगे। ठीक है, तो 38 तो होते ही नहीं, क्योंकि अभी ये एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपको 34 और 36 मिले तो आपको 34 ही करना है, और अगर आपको 36 और 38 मिले तो आपको 36 करना है। ठीक है, लेकिन तीनों मिले तो आपको 34 करना है। और ऐसा नहीं होगा कि, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 34 दिया ना हो। ठीक है, 34, 36 दिया ना हो, क्योंकि आंसर तो यही है। ओके, और इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स है, 3 इन इंडिया। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है ईस्टर्न हिमालयाज़, अगला है वेस्टर्न घाट,
एंड दैट इज थर्ड इज इंडो बर्मा। ठीक है, ये 3 हॉटस्पॉट है इंडिया में, ये 3 हॉटस्पॉट्स है इंडिया में। ओके, अब ईस्टर्न घाट भी होता है, वेस्टर्न हिमालयस भी होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्टर्न घाट है या ईस्टर्न हिमालयस है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो हिमालय होता है, हिमालय उसके नीचे ही घाट होती है, और पहले ईस्ट आता है फिर वेस्ट आता है। ठीक है, तो ईस्ट के साथ हिमालय, वेस्ट के साथ घाट, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा। अब एक और टर्म आती है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये क्या होती है? साइलेंट वैली होती है, इट इज एन एरिया वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस। यह वह एरिया होता है जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। ठीक है, डिस्टरबेंस यानी कि ज़्यादा शोर नहीं होता इसमें, और शोर नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करेगा ये। तो इट सेव्स बायोडाइवर्सिटी, इट सेव्स बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो ये बायोडाइवर्सिटी को सेव करती है। तो साइलेंट वैली होती है कि जहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, वह एरिया होता है साइलेंट वैली। और ये अब बायोडाइवर्सिटी को सेव कैसे करेगा? ज़्यादा शोर नहीं होगा, सो इससे वहाँ पर या ह्यूमन इतने नहीं आएंगे, तो वहाँ पर शोर नहीं होगा, तो बायोडाइवर्सिटी सेव ही होगी। वहाँ पर पशु पक्षी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ओके, सो इसीलिए ये सेव करती है बायोडाइवर्सिटी को। ओके, अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इतना ही था। अब आगे आता है टैक्सोनॉमी। टर्म आती है टैक्सोनॉमी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, एंड ये इम्पोर्टेंट भी है। टर्म के साथ साथ ये पूरी की पूरी टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, नोमेनक्लेचर, पूरी ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सो टैक्सोनॉमी क्या होती है? ब्रांच, मैं एक बार लिख देती हूँ। सो टैक्सोनॉमी क्या होती है? ब्रांच होती है ये एक बायोलॉजी की, जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की स्टडी से। ठीक है, बायोलॉजी वह ब्रांच होती है, और बायोलॉजी की ये ऐसी ब्रांच होती है टैक्सोनॉमी, जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करते हो, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हो। ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि वो कैसे जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ है वो कैसे आइडेंटिफाई हुई, उसका नाम कैसे रखा गया या उसका नाम क्या है, उसको क्लासिफाई कैसे किया गया। ओके, सो ये होते हैं। अब आती है कि स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, सो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, second is identification, third is nomenclature, fourth is classification। ठीक है, सो ये है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है टैक्सोनॉमी के। ओके, सो आप इसको कैसे याद करोगे? सो ये 4 टैक्सोनॉमी के स्टेप्स होते हैं। अब आप इनका फर्स्ट लेटर ले लो। ठीक है, CINC। ठीक है, CINC। C से कैरेक्टराइजेशन, I से आइडेंटिफिकेशन, N से नोमेनक्लेचर और C से क्लासिफिकेशन। यानी कि और ये एक को
CINC एक साउंड डिनोट कर रही है, दैट इज सिंस, ठीक है ना, सिंस, SIN, सिंस, ठीक है। तो सिंस आप ऐसे याद कर सकते हो। अब ये हम जो टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, अब इसके कोई फादर भी होंगे नहीं है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस, ओके। सो लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। मैं लास्ट में आपको सभी जो साइंटिस्ट हैं वो किसके फादर है, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगी चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ओके। ओके, सो एक फादर, मतलब एक फादर नहीं, एक साइंटिस्ट और है, APD कंडोले, ठीक है। APD कंडोले, इन्होंने कॉइन किया था टर्म टैक्सोनॉमी को, कॉइन द टर्म टैक्सोनॉमी, यानी कि इनका भी योगदान है टैक्सोनॉमी को क्लासिफाई करने में, ठीक है। अब APD कंडोले का जो पूरा नाम भी मैं आपको बता ही देती हूँ। APD कंडोले अगस्तिन पायरनस डी कंडोले, ये इनका पूरा नाम है। और आपको ये एक स्टेटमेंट की तरह लग रहा होगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा है टैक्सोनॉमी में, ठीक है। अब आप पढ़ोगे बुक्स बाय लीनियस, बुक्स बाय लीनियस, ठीक है, क्योंकि ये आता है, पूछा जाता है, नीट में भी पर पूछा जाता है, कभी कभी 11th के बोर्ड में भी आ जाता है। सो इनकी मैं आपको फर्स्ट बुक है सिस्टेमा नेचर, सेकंड है स्पीसीज प्लांटेरम, थर्ड इज होर्टस अप्लैंडिकस, फोर्थ इज फिलोसोफिया बोटानिका, फिफ्थ इज हिस्टोरिया प्लांटेरम, के। सो ये कुछ बुक्स हैं इनकी, इनमें से ये 2 बुक, स्टार्ट वाली 2 बुक इम्पोर्टेंट है, ये आपसे ज़्यादा पूछी जाती है, 3 भी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी सिस्टेमा नेचर एंड स्पीशीज प्लांटेरम बुक्स पूछी जाती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 3 टर्म्स होती है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो स्टेप्स है टैक्सोनॉमी के, हाँ, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी यही है, इसीलिए इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये 3 बनाए गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 3 टर्म्स आई है, सॉरी ये पेन फिसल गया मेरे से, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ओके। और इसमें करेक्टराइजेशन नहीं है, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में है करेक्ट। आती है सिस्टमैटिक्स, ठीक है।
सिस्टमैटिक्स में आप टैक्सोनॉमी के बारे में भी और पढ़ेंगे, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी और न्यू टैक्सोनॉमी। सो सिस्टमैटिक होती है जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, द वर्ड सिस्टमैटिक्स ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ठीक है। द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ऑर्डर, ठीक है। सो क्या होता है सिस्टमैटिक्स? द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक्स। ओके, सो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स वर्ड, ठीक है, द वर्ड जो सिस्टमैटिक्स है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से सिस्टेमा, ठीक है, जिसका मीन्स है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ है ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्डर। सिस्टमैटिक का होता है रूल को अरेंज करना, अरेंजमेंट बाय रूल, ठीक है। जैसे टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है टैक्सोनॉमी टू पुट टुगेदर, ठीक है, यानी कि साथ में रखना, मतलब टू पुट टुगेदर। लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट बाय रूल, अरेंज करना एक रूल से, बाय रूल। जैसे अभी स्कूल में लाइन से बच्चे चल रहे हैं तो वो एक रूल है कि अरेंज किया कर रखा है, एक रूल, ओके। और अगर वो साथ में मतलब कोई बच्चा किधर से चले, कोई बच्चा किधर से, ठीक है, तो वो रूल नहीं है। तो ऐसे ही सिस्टमैटिक उसका रूल्स के साथ अरेंजमेंट किया जाता है, यानी कि आप बोल सकते हो क्लासीफाई विद रूल, ओके। और इसको आप बोल सकते हो क्लासीफाई, सीधा अकेला क्लासीफाई, और इसका क्लासीफाई किससे? क्लासीफाई विथ रूल से, ओके। सो यही सिस्टमैटिक्स होती है। और जो वेरिएशंस है अमंग ऑर्गेनिजम्स की, द वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एक ग्रेट प्रॉब्लम को पोज करता है, पोज्ड ए ग्रेट प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स के लिए, टू ह्यूमन बींग्स फॉर देयर स्टडी। अब देखो जो वेरिएशंस है अमंग ऑर्गेनिजम्स की, वो एक ग्रेट प्रॉब्लम को पोज करता है ह्यूमन टू ह्यूमन बींग्स के लिए, कैसे की जाए ह्यूमन की स्टडी। जैसे कि आप बोल सकते हो कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैम विद देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, कि ह्यूमन को उनके डिफरेंसेस के साथ और उनकी सिमिलैरिटीज़ के साथ कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। साइंटिस्ट है सिम्पसन, और इन्होंने डिफाइन किया था कि साइंस जो है डील्स करती है, साइंस डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ओके। इन्होंने सिम्पसन ने क्या किया था, जो इन्होंने डिफाइन किया था कि साइंस डील्स करती है लिविंग ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसके रिस्पेक्ट में? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें
इन सब में आप अपनी लाइफ के बारे में पढ़ते हो, अपनी बॉडी के केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इसी में लीनियस जो है, कैरोलस लीनियस, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। Linnaeus also introduced a system of nomenclature। किसके nomenclature? किस nomenclature यानी कि नेम, किसके नाम? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको क्या कहा जाता है? known as the binomial nomenclature। वो अब ये बायोनोमियल आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़े और टॉपिक्स है, इसके बाद वो कवर कर लेते हैं, फिर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आएगा, ठीक है। लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था एक नोमेनक्लेचर के सिस्टम को, किसके यानी कि नाम को, किसके नाम? प्लांट्स और एनिमल्स के, जिसको कहा जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। अब एक आता है नियो सिस्टमैटिक्स। नियो जिसके भी आगे लग जाए उसका मतलब होता है नया, नियो सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हो, और इसको बायो सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है? ये कंसेप्ट है एक सिस्टमैटिक्स का। इट इज़ ए कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स जो कंसीडर करता है, दैट कंसीडर्स ए स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि ये कंसीडर करता है जो स्पीसीज है किसके प्रोडक्ट में होती है? इवोल्यूशन के प्रोडक्ट में, ठीक है। और इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये और क्या कंसीडर करती है? ये ऑल्सो कंसीडर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिजम्स के, जो हम जानते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट फील्ड्स है बायोलॉजी के, ये कंसीडर करती है, ठीक है। नियो सिस्टमैटिक्स में कंसीडर करती है कि जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिजम्स के जो हम जानते हैं, और एविडेंस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी है जो हम जानते हैं, ठीक है। और ये दोनों में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। जो कंसेप्ट है न्यू सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सर जूलियन हक्सले। ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये 11th में पूछा जा सकता है इन 1940 में, ठीक है। 1940 में ये जो न्यू सिस्टमैटिक या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स का जो ये कंसेप्ट है वो सर जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था। और न्यू सिस्टमैटिक्स को हम न्यू टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं। अब जो बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक्स स्टडी, ठीक है। इसमें क्या आता है? CINC, है ना, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होती है ये, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन होती है डिस्क्रिप्शन जो होती है टैक्सोन की,
डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टैक्सोन इन्वॉल्व्स करता है लिस्टिंग इट्स फीचर बाय रिकॉर्डिंग द एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शॉर्टिंग ओनली those taxonomic characters while help in separating taxon from other closely related taxa। या ठीक है, ये होती है डिस्क्रिप्शन टैक्सोन की, इन्वॉल्व करती है जो रिकॉर्डिंग किए हुए करेक्टर्स है, ठीक है, करेक्टर्स और फीचर है, ठीक है, और किसके शॉर्टिंग में ओनली दोज टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स, जो टैक्सोनॉमिक करेक्टर्स होते हैं उनकी शॉर्टिंग में, जबकि ये हेल्प करता है सेपरेट करने के टैक्सोन को अदर रिलेटेड टैक्सा से। अब आइडेंटिफिकेशन, ये होती है करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रियर टू ए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की करेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है ये, ठीक है, कि साइंटिफिक नेम सही लिख रखे हैं या गलत। अब नोमेनक्लेचर, थर्ड नंबर का नोमेनक्लेचर क्या होता है? साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज पर द एस्टेब्लिश यूनिवर्सल प्रैक्टिस, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में साइंटिफिक नेम, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका होता है, पूरे यूनिवर्स में ये एक ही होता है हर, ठीक है, और साइंटिफिक नेम यही होता है, नोमेनक्लेचर यही होता है। हर एक ऑर्गेनिजम्स की गिवन होते हैं 2 वर्ड, ठीक है, जैसे कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आप पढ़ोगे इसकी पूरी, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, ये 2 वर्ड में दे रखे हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट को बोलते हैं जेनेरिक एंड सेकंड को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। मैं आपको जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर आएगा तो उनको सब बता दूँगी ये सब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुपिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस इनटू, ग्रुपिंग कैसे? इनटू कैटेगरीज में ग्रुपिंग, इनटू कैटेगरीज किसके बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज के और डिफरेंसेस के। ग्रुपिंग होती है ये ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज में किसके बेसिस पर? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस में, ठीक है। सो ये थे आपके 4 बेसिस, ये थे प्रोसेस जो बेसिक है टैक्सोनॉमी में, ठीक है। और जो आपने, मैं फिर से बताती हूँ, कैरेक्टराइजेशन होती है, एक डिस्क्रिप्शन होती है जो इन्वॉल्व करती है फीचर्स रिकॉर्ड करके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, और ये हेल्प करती है सेपरेट करने के लिए टैक्सोन को अदर क्लोजली टैक्सा से। आइडेंटिफिकेशन होती है करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की नोमेनक्लेचर, उनके नाम से। नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, और इसके दो, और हर एक साइंटिफिक नेम्स के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके 2 नाम होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है कैटेगरीज में किसके बेसिक पर? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की, ठीक है। सो आपके ये थे 4। अब आती है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। इसको हम ओल्ड टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। किसके, और ये किसके, क्लासिकल टैक्सोनॉमी किसके अंडर में थी? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रास्टस जिन्होंने दिया था
गिव्स टर्म बायोलॉजी एंड लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस। ठीक है, ठीक है। ये किसके लिए मिले? एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस एंड लीनियस के। और ये जो क्लासिफिकेशन हुई थी, क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ठीक है, ये किसके बेसिस पर हुई थी? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के बेसिस पर ये हुई थी। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स यानी कि साइज, शेप इनके। ठीक है, और इसमें स्पीसीज बिलीव टू बी स्टैटिक टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। स्पीसीज को बिलीव्ड टू बी स्टैटिक टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, स्पीसीज को बिलीव किया जाता है इसमें स्टैटिक टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। टाइपोलॉजिकल यानी कि एक टाइप से इसका कंसेप्ट किया गया था, एक अलग अलग टाइप से। ठीक है, सो आपका आज का यही कंसेप्ट था। ठीक है, जो मैंने आपको करवाया, मैंने आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स करवाई। अगली वीडियो में, अगले लेसन में मैं आपको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करवाऊंगी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और उसके बाद टैक्सोनॉमी हिरार्की, और उसके बाद आपको टैक्सोनॉमी हिरार्की के बाद आपका जो बच जाता है वो है और टैक्सोनॉमी हिरार्की में जो भी आपके हैं उनकी पूरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताऊंगी। टैक्सोनॉमिकल एड्स के बाद आपका जो बच जाता है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके मैं सिर्फ आपको 3 पार्ट्स बताऊंगी। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ जो भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, और कुछ मैं आपको PDF में दे दूँगी कुछ आपको साइंटिफिक नेम एंड रियल नेम, फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। ठीक है, सो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगली वीडियो में अगर ये सब हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे फिर अगली वीडियो में मैं आपको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और मैं आपको टैक्सोनॉमी हिरार्की बता दूंगी थोड़ी थोड़ी अगली वीडियो में। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी, उस 2 वीडियोस में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही में इस चैनल पर, मल्टी टैलेंटेड चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियोज़ आती हैं, लाइक GK, RRB, NTPC एंड ग्रुप डी की भी वीडियोज़ आती है। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स की और एग्ज़ाम CHSL, SSC, HSSC, कलर। ठीक है, और इसमें आपकी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको पढ़ाया जाता है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस यानी कि GS। ठीक है, इसको GS बोलते हैं, साइंस और जी पढ़ाया जाता है। और आप इनकी ये भी वीडियो देखिएगा, और आप हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो हमें पढ़ाने का भी मन नहीं करता। ठीक है, कोई बच्चे देखेंगे कमेंट्स भी नहीं आ रहे डाउट के कुछ। ठीक है, तो लगता है आपको समझ में आ रहा है सब। ठीक है, सो बाय गाइस, बाय फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप स्माइलिंग। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ इस चैनल पर कुकिंग की वीडियोज़ आती है, तो वो भी आप घर पे, लॉकडाउन है तो
कुछ खाने का तो मन कर रहा ही होगा, तो बनाइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।